बैंगन एक साधारण सब्जी है। उसकी भाजी बनाओ या भरता, सब स्वादिष्ट लगता है। लेकिन क्या हो अगर बैंगन में कोई जादू आ जाए? एक गरीब किसान के खेत में उगे जादुई बैंगन ने किस तरह से उसकी किस्मत बदल दी, चलिए देखते हैं। करतारपुर गांव में बिज्जू अपने परिवार के साथ रहता था। बिज्जू एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो सब्जियां उगाता था, लेकिन उसके खेत में उगने वाली सब्जियां अच्छी नहीं होती थी। उनमें या तो कीड़े लगे होते थे या पेड़ से तोड़ने के कुछ देर बाद ही वो बासी हो जाती थी। बिज्जू के घर में उसकी पत्नी तारा और उसकी नन्ही सी बेटी अंजू रहते थे। बिज्जू रोज अपनी सब्जियों को गांव की मंडी में बेचने जाता था। अरे भाई, ये फूल गोभी कैसे दिए हो? 50 रुपए किलो साहब। लेकिन वो ग्राहक बिज्जू से फूलगोभी के दाम पूछकर आगे बढ़ जाता है। बिज्जू पीछे से उसे आवाज लगाता है। क्या हुआ साहब, ले लो ना, 40 रुपए किलो लगा दूंगा। नहीं नहीं, तुम्हारी फूल गोभियां बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। अरे साहब, आज ही तो खेतों से तोड़ कर लाया हूँ। इसी तरह से लोग बिज्जू से उसकी सब्जियां नहीं खरीदते, सिर्फ दाम पूछकर आगे बढ़ जाते। इक्का दुक्का लोगों ने ही बिज्जू से सब्जियां खरीदी। बिज्जू अपनी सब्जियों से भरी टोकरी लेकर शाम को घर आ गया। उसकी टोकरी देखकर उसकी पत्नी तारा ने उससे कहा, क्या आज भी सब्जियां नहीं बिकी? इस तरह से तो हम हमेशा गरीबी और तंगहाली में ही दिन गुजारेंगे। हमारी अंजू भी कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाएगी, खाने के लाले पड़े रहेंगे। क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हमारी अच्छी कमाई हो जाए? कोई भी अच्छा काम करने के लिए अच्छे पैसे भी तो होने चाहिए। हमारे पास तो खाने के लिए ही पैसा नहीं है, तो हम अच्छा काम कैसे करेंगे? रात को खाना खाकर पूरा परिवार सो गया। आधी रात में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश की आवाज सुनकर बिज्जू और तारा की नींद खुल गई। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर अभी इतनी तेज बारिश कैसे हो रही है? इंद्रदेव की जो मर्जी, वो जब चाहे बारिश करवा सकते हैं। ज्यादा बारिश हो गई तो हमारे खेतों में पानी भर जाएगा, फिर हम कल फसल भी नहीं रोप सकेंगे। हम कर भी क्या सकते हैं? बारिश रोकना तो हमारे बस में नहीं है। तुम सो जाओ। बिज्जू और तारा बातें करके फिर से सो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था और सूरज की रोशनी सीधे बिज्जू के खेत पर पड़ रही थी। बिज्जू ने देखा कि पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे उगाए थे। तभी वहां तारा भी आ गई। बिज्जू ने तारा से कहा, कल तो हमने खेत में कुछ भी नहीं रोपा था, फिर ये पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे कैसे निकल आए? ना जाने किस चीज के पौधे हैं। मैं तो इस इंतजार में कि आज खेत में मटर के बीजों की रोपनी करूंगी। लेकिन हमारे खेत में ये पौधे इस तरह से उगाए हैं जैसे किसी ने इनकी रुपाई की हो। सारे एक ही आकार के हैं। क्यों ना हम कुछ दिन रुक कर देखें कि ये पौधे किस चीज के हैं? ठीक है, थोड़ा इंतजार करके देख लेते हैं, लेकिन हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी खेत में कुछ नहीं उगाया तो हमारी कमाई कैसे होगी? इससे पहले कि भूखे रहने की नौबत आ जाए, हमें खेत में फसल लगानी होगी। कल सुबह तक पता लग जाएगा कि ये पौधे किस चीज के हैं। सारा दिन गुजर गया। रात को तीनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब बिज्जू और तारा की नींद खुली तो उन्होंने अपने खेत में जाकर देखा। उन्होंने देखा कि वे छोटे छोटे पौधे एक ही रात में बड़े हो गए थे और उनमें ढेर सारे बैंगन फले हुए थे। तो ये बैंगन के पौधे हैं, लेकिन हमने तो अपने खेत में बैंगन के बीज नहीं डाले थे। फिर भी हमारे खेत में बैंगन कैसे फल गए? अब कैसे फले इससे हमें क्या लेना देना? ये बैंगन बड़े सुंदर और ताजे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है इनकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होगी। मैं सारे बैंगन तोड़ देती हूँ। आप सब्जी मंडी में ले जाकर इन्हें बेच दो। ठीक है, ऐसा ही करता हूं। और तारा सारे बैंगन तोड़कर एक टोकरी में रखने लगी। धीरे धीरे एक टोकरी भर गई, लेकिन खेत में अभी भी ढेर सारा बैंगन बाकी था। तारा ने और बैंगन तोड़ने शुरू किए और देखते ही देखते दूसरी टोकरी भी भर गई। 2 टोकरी बैंगन देखकर बिज्जू बोला, बिना बीज के भी इतने सारे बैंगन अपने आप उगाए। लगता है ये कोई साधारण बैंगन नहीं है, ये तो जादुई बैंगन है। तभी बैंगन की टोकरी में से आवाज आने लगती है। बैंगन की टोकरी से आ रही इस आवाज को सुनकर बिज्जू और उसकी पत्नी तारा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तारा, हमें इन बैंगनों को मंडी में ले जाकर बेचना होगा, लेकिन मैं 2 टोकरी बैंगन एक साथ नहीं ले जा सकता। कोई बात नहीं अंजू के बाबा, 1 टोकरी बैंगन आप ले चलो और 1 टोकरी बैंगन मैं लेकर चलती हूँ। दोनों मिलकर बैंगन बेचेंगे। और सारे बैंगन बिक गए
तो हमें ज्यादा मुनाफा भी होगा। लेकिन अंजू को किसके पास छोड़कर जाएंगे? अंजू को हम मंडी में साथ लेकर चलेंगे। ठीक है अंजू की माँ, चलो अब हम बैंगन लेकर मंडी चलते हैं। और तीनों एक साथ मंडी चल पड़ते हैं। रास्ते में बिज्जू का दोस्त संतराम उन्हें देख लेता है और बिज्जू से कहता है, अरे बिज्जू भाई, कल तक तो तुम्हारे खेत में छोटे छोटे पौधे थे, लेकिन आज तुम दोनों दो दो टोकरी भर के बैंगन कहाँ से लेकर आ रहे हो? अब आ नहीं रहे हैं, बल्कि इन बैंगनों को बेचने के लिए मंडी जा रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे बैंगन तुम्हारे पास आए कहाँ से? बिज्जू सोच में पड़ जाता है कि संतराम को क्या जवाब दे, क्योंकि किसी को भी इन जादुई बैंगनों का सच नहीं बताना था। तभी बिज्जू की पत्नी तारा बोलती है, संतराम भैया, ये बैंगन हम दूसरे गांव से लाए हैं। वहां मेरे चाचा जी का खेत है, उनके खेत से ये बैंगन लाए हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। इस तरह से बिज्जू और तारा दोनों मंडी जाकर बैंगन बेचने लगते हैं। उनके बैंगन ताजे और काफी हृष्ट पुष्ट थे, जिस कारण ग्राहकों ने उनके सारे बैंगन खरीद लिए। उस दिन दोनों पति पत्नी की अच्छी कमाई हो गई। तारा, आज तो खूब पैसे मिले हैं, हमारे सारे बैंगन बिक गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी सारी सब्जियां एक ही दिन में सबकी सब बिक गई हों। अंजू के बाबा, इसी तरह से हम रोज बैंगन बेचते रहे तो हम जल्दी ही पैसे वाले बन जाएंगे और हमारी अंजू भी स्कूल जा सकेगी। खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ अंजू की माँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो अब घर चलते हैं, बहुत जोरों की भूख लग रही है। घर चल के सबसे पहले खाना खाएंगे। और तीनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। इसी तरह बिज्जू के खेत में रोज ताजे ताजे रसीले बैंगन फल जाते और बिज्जू उन्हें तोड़कर टोकरी में भर लेता और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर उन बैंगनों को मंडी में बेच देते। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही थी। उन्होंने अपनी बेटी अंजू का नाम भी स्कूल में लिखवा दिया था। लेकिन बिज्जू और तारा की खुशियां संतराम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये बिज्जू रोज रोज इतने सारे बैंगन लाता कहाँ से है? मैं तो उसे कभी खेत में काम करते हुए भी नहीं देखता। ये सब कैसे हो रहा है? मुझे पता करना ही होगा। और उस रात संतराम बिज्जू के खेत में गया और सारी रात वहीं बैठा रहा। रात में बिज्जू के खेत में एक भी बैंगन नहीं थे। संतराम खेत के पास बैठकर खेत को निहारता रहा, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं जाग सका और उसकी आंख लग गई। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि खेत में चारों तरफ बैंगन ही बैंगन थे। सभी पौधों में बड़े बड़े और ताजे ताजे बैंगन फले हुए थे। ये देखकर संतराम के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छा, तो ये जादुई बैंगन है, इसी के कारण बिज्जू मालामाल हो रहा है। मुझे इन जादुई बैंगनों का कुछ तो करना ही पड़ेगा। और संतराम वहां से चला गया। उस दिन भी बिज्जू और तारा 2 टोकरी में बैंगन लेकर मंडी चले गए और उन्हें बेचकर वापस आ गए। संतराम रात होने का इंतजार करने लगा। उस रात जब बिज्जू और तारा खाना खाकर सो गए, तब संतराम बिज्जू के खेत में आया और उसने बैंगन के सभी पौधों पर एसिड छिड़क दिया। अब देखता हूं कि कल सुबह इन पौधों में बैंगन कहां से आते हैं। अब जादुई बैंगनों का खेल खत्म। और ये सब करके संतराम वहां से चला गया। आधी रात को फिर से जोरों की बारिश होने लगी। बारिश की आवाज सुनकर बिज्जू और तारा की नींद खुल गई और तारा को बैंगन के पौधों की चिंता होने लगी। अंजू के बाबा, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, खेत में पानी भर गया तो हमारे बैंगन के पौधे गल जाएंगे। तुम चिंता मत करो अंजू की माँ, वो जादुई बैंगन है। उनके बीज सीधे स्वर्गलोक से आए हैं। बारिश उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और दोनों पति पत्नी फिर से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब दोनों खेत में गए तो सभी पौधों में पहले की तरह ही ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। देखा अंजू की माँ, मैंने कहा था ना कि ये जादुई बैंगन है, इन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, अब जल्दी जल्दी इन बैंगनों को तोड़ लेते हैं। और दोनों ने सारे बैंगन तोड़ लिए और उन्हें घर के अंदर लेकर आए। तभी उन बैंगनों में से आवाज आई, बिज्जू, तुम्हारे दोस्त संतराम ने कल रात बैंगन के पौधों पर एसिड डाल दिया था।
इन पौधों को सुरक्षित करने के लिए इंद्रदेव ने आसमान से अमृत वर्षा की थी, जिससे तुम्हारे ये जादुई बैंगन फिर से उगाए। तुम्हें लोगों की बुरी नजर से अपने बैंगनों को बचाना होगा। ये सुनते ही बिज्जू और तारा बहुत डर गए। अंजू के बाबा, हमारे जादुई बैंगन को बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूं। उस दिन बिज्जू ने अपने खेत के चारों तरफ लोहे के कटीले तार लगवा दिए और उनमें बिजली का करंट लगवा दिया। अब हमारे खेत की तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख पाएगा और हमारे जादुई बैंगन हमेशा इसी तरह फलते रहेंगे। इस तरह से बिज्जू और तारा जादुई बैंगन की मदद से बहुत अमीर हो गए। उनकी सारी तकलीफें भी दूर हो गईं। नरेश करेले की खेती करता था। उसके करेले बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। खेत करेलों से भर जाता था, लेकिन उसके करेलों की फसल को किसी ने बर्बाद करना शुरू कर दिया, जिसके बाद नरेश बहुत टूट गया था। नरेश की मुश्किलें कैसे दूर हुई, जानने के लिए देखते हैं कहानी जादुई करेला। नरेश आज बहुत खुश था। उसके करेलों की फसल तैयार हो चुकी थी। गौरी की माँ, इस बार भी हमारे खेत में करेलों की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं कल शाम को देखने गया, तब फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। आज सारे करेले तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। मैं खेत पर जा रहा हूं। अच्छा, जरा रुकिए गौरी के बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। थोड़े करेले घर के लिए तोड़ लूंगी। ठीक है, चलो। गौरी को घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं, उसे भी ले चलो। जी ठीक है। नरेश, गुंजा और गौरी तीनों खेत पर आते हैं। नरेश और गुंजा करेले की फसल तोड़कर इकट्ठी करते हैं। गुंजा थोड़े करेले लेकर घर आ जाती है और बाकी के सारे करेले नरेश ठेले पर रखकर उन्हें बेचने के लिए बाजार चला जाता है। शाम को जब नरेश घर पहुंचा, गौरी की माँ, ये लो पैसे। ये पैसे मुझे करेले बेचकर मिले हैं। भगवान इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमारी फसल इसी तरह अच्छी होती रहे। नरेश ने अगली बार भी अपने खेत में करेले के बीज बो दिए। वो सुबह शाम उनमें पानी डालता और उनकी देखभाल करता। कुछ दिनों के बाद करेले की फसल तैयार हो गई। फसल इस बार भी बहुत अच्छी हुई थी। नरेश अपने करेले तोड़ने खेत में गया। गुंजा और गौरी भी उसके साथ गए, लेकिन खेत पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। किसी ने नरेश के खेत के सारे करेले बर्बाद कर दिए थे। ऐसा लग रहा था मानो करेलों को लाठी डंडे से जोर जोर से पीटा गया हो। नरेश के सारे करेले बुरी हालत में खेत में पड़े थे। अपने करेलों की यह हालत देखकर नरेश फूट फूट कर रोने लगा। अरे, ये किसने किया? कौन है जिससे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं? हे भगवान, ये तूने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है? मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। गौरी के बाबा, इस गांव में जरूर कोई हमारा दुश्मन है। उसी ने हमारी फसल बर्बाद की है। लेकिन मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? वो जो कोई भी हो, एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। रोने से कोई फायदा नहीं, हम दोबारा फसल लगाएंगे। गुंजा नरेश को समझाती है और तीनों घर आ जाते हैं। गौरी के बाबा, ये कुछ पैसे हैं जो आपने करेले बेचकर मुझे दिए हैं। इन पैसों से आप हमारे खेत में फिर से करेले की फसल लगा लेना। नरेश गुंजा से पैसे ले लेता है और फसल लगाने के लिए बीज खरीद कर लाता है। अगले दिन नरेश अपने खेत पर जाकर खेत की सफाई करता और फिर से करेले के बीज बोता है। वो कुछ दिनों तक उनकी देखभाल करता है। कुछ दिनों के बाद करेले की फसल फिर लहलहा उठती है। लेकिन इस बार भी जब वो तीनों करेले तोड़ने खेत पहुंचे, तो फिर किसी ने उनकी फसल को तहस नहस कर दिया। ये देखकर नरेश को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। गुंजा और गौरी उसे उठाकर घर ले आते हैं। गुंजा नरेश के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, जिसके बाद नरेश को होश आ जाता है। लेकिन वो गुंजा से कोई बात नहीं करता, सिर्फ खिड़की के बाहर खेतों की तरफ देखा करता। फसल बर्बाद होने के कारण नरेश को गहरा सदमा लगा था। वो बीमार रहने लगा और बिस्तर से उठ नहीं पाता था। एक दिन, गौरी की माँ, लगता है अब हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। यहाँ हमारी फसल को बार बार कोई बर्बाद कर रहा है। हमें पैसा कमाने के लिए कोई और काम करना पड़ेगा। लेकिन गांव छोड़कर हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले का पता लगाए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि वो जालिम आखिर कौन है? हमने उसका क्या बिगाड़ा है कि वो बार बार हमारी फसल को बर्बाद कर रहा है? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा गौरी के बाबा, लेकिन सबसे पहले खेत में फिर से फसल लगानी होगी। फसल लगाने के लिए अब हमारे पास बचा ही क्या है?
जो पैसे थे वो खाने पीने में खर्च हो गए। अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। आपको कुछ हो गया तो मेरा और गौरी का क्या होगा? मैं कल खेत पर जाकर देखूंगी। हमें इस मुश्किल घड़ी से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। दूसरे दिन गुंजा खेत पर जाती है। वहां उसने देखा कि सारी फसल नष्ट हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। गुंजा निराश होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र कोने पर पड़े एक करेले पर गई, जो अभी भी बिल्कुल ताज़ा और पूरी तरह साबुत था। गुंजा ने उस करेले को हाथ में उठाया। लगता है इस करेले पर उस दुष्ट की नजर नहीं पड़ी, तभी ये करेला बच गया। ये करेला अभी भी ताजा है, क्यों ना इसके बीज खेत में बो दूं। गुंजा ने उस करेले को काट कर उसका बीज निकाला और खेत में बो दिया। चलो अच्छा है, बीज खरीदना नहीं पड़ा, वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं थे। गुंजा घर आकर नरेश को सारी बात बताती है। ये तो अच्छा हुआ कि वो करेला जिंदा बच गया और हमारा काम बन गया। अब गुंजा रोज खेत जाकर अपनी फसल की देखभाल करने लगी। थोड़े दिनों के बाद नरेश और गुंजा की करेले की फसल तैयार हो गई। गौरी के बाबा, हमारी करेले की फसल तैयार हो गई है। कल सुबह मैं खेत पर जाकर सारे करेले तोड़ लूंगी। अगर हमारे करेलों पर उस दुष्ट की नजर नहीं पड़ी होगी तब ना, कहीं हर बार की तरह इस बार भी हमारी फसल बर्बाद ना हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। अगले दिन गुंजा अपने खेत पर जाती है। वो देखती है कि नरेश का दोस्त सुरेश खेत में जख्मी हालत में पड़ा था और कराह रहा था। वहां पर एक लाठी भी पड़ी हुई थी। ये सब देखकर गुंजा ने सुरेश से पूछा, सुरेश भैया, आप हमारे खेत में क्या कर रहे हैं? और ये लाठी तो आपकी है ना? ये यहाँ कैसे आई? मुझे माफ कर दो गूंजा भाई, आप लोगों की करेले की फसल मैं ही बर्बाद करता था। मुझे नरेश के ताजे और पौष्टिक करेले देखकर बहुत जलन होती थी। मैं भी अपने खेत में करेले उगाता हूँ, लेकिन मेरे खेत के करेलों में कोई जान ही नहीं होती थी। इसी जलन के कारण मैंने हर बार आप लोगों की फसल को नुकसान पहुंचाया। कल भी मैं आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन लेकिन क्या सुरेश भैया? आपके करेलों ने मेरी खूब पिटाई की, जिसके कारण मैं जख्मी हो गया हूँ। आप अस्पताल तक जाने में मेरी मदद करो। करेलों ने आपकी पिटाई की? ये कैसे हो सकता है? भला करेले किसी इंसान की पिटाई कैसे कर सकते हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ, ये करेले पेड़ से अलग होकर पत्थर की तरह मुझ पर बरसने लगे और फिर वापस जाकर पेड़ में लग गए। तभी खेत के एक करेले से आवाज आई, सुरेश सही कह रहा है गुंजा, हम सब जादुई करेले। दरअसल जिस करेले का बीज तुमने खेत में लगाया था वो एक जादुई करेला था, जिस कारण हम सब जादुई करेले बन गए और हमने सुरेश को उसके किए की सजा दे दी। जादुई करेले? हाँ, अब हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम सब अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं और अपराधी को सजा भी दे सकते हैं। तुम हमें तोड़कर बाजार में बेच दो, लेकिन हम सब फिर से अपने आप उग जाएंगे। हमारी सब्जी बनाकर नरेश को खिलाना, वो ठीक हो जाएगा। हमें पीसकर उसका रस सुरेश के जख्मों पर लगा देना, उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा जादुई करेले, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद गुंजा कुछ करेले तोड़कर रख लेती है और सुरेश को उठाकर अपने घर ले जाती है, जहां सुरेश नरेश को सारी बात बताता है और उससे माफी मांगता है। गुंजा कुछ करेले पीसकर उसका रस सुरेश के जख्मों पर लगाती है और कुछ करेलों की सब्जी बनाती है। गौरी के बाबा, ये लीजिए, करेले की सब्जी के साथ रोटी खा लीजिए। इस करेले की सब्जी खाकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नरेश करेले की सब्जी और रोटी खाता है, जिसके बाद उसकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाती है। गौरी की माँ, ये तो सच में जादुई करेले हैं। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है। जादुई करेले की वजह से नरेश पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाता है और सुरेश के जख्म भी भर जाते हैं। दूसरे दिन नरेश अपने खेत पर जाता है और सारे जादुई करेले तोड़ लेता है, लेकिन जैसे ही नरेश करेले तोड़ता है तभी पौधों में करेले फिर से उगाते हैं। ये देखकर नरेश बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जादुई करेलों ने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। नरेश और एक टोकरी में करेला भरकर सुरेश के पास जाता है। ये लो सुरेश भाई,
मेरे खेत के जादुई करेले तुम भी बाजार में बेच आओ। मेरे खेत में करेले तोड़ने पर दूसरे करेले अपने आप उगाते हैं। अब तुम मेरे खेत के करेले रोज बेचना। मैं रोज तुम्हें टोकरी भर के करेले दूंगा। नरेश का नेकी भरा दिल देखकर सुरेश को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो रोते हुए नरेश से कहता है, नहीं नरेश भाई, तुम्हारे जादुई करेलों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी फसल बर्बाद की। उसके बाद भी तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, और अब तो तुम अपने खेत के जादुई करेले भी मुझे देने आए हो। मैं इसके काबिल नहीं हूं। सुरेश भाई, ये जादुई करेले तुम्हारे कारण ही मिले हैं ना। ना तुम मेरी फसल तहस नहस करते और ना मुझे ये जादुई करेले मिलते। इसलिए इन करेलों पर तुम्हारा भी अधिकार है। अब देर मत करो, चलो हम दोनों साथ में बाजार जाकर करेले बेचेंगे। नरेश और सुरेश दोनों साथ साथ बाजार जाते हैं और जादुई करेले बेचने लगते हैं। करेले इतने मोटे ताजे और हरे थे कि जो भी उन्हें देखता खरीदे बिना नहीं रह पाता। लोग नरेश और सुरेश के जादुई करेले खरीदने लगे। देखते ही देखते दोनों की करेले से भरी टोकरी खाली हो गई। अब दोनों दोस्त रोज बाजार में आकर करेले बेचने लगे और खूब मुनाफा कमाने लगे। जादुई करेलों की वजह से दोनों की दोस्ती टूटने से बच गई और गरीबी भी दूर हो गई।